स्वागत है दोस्तों। मैं विक्रम, आप सबका दोस्त, कहानी वार्ता पर आपके लिए लेकर आया हूं डकैती का जादूगर भाग 7। शुरू करते हैं। चैम्बूर की लोकल रेलवे लाइन के साथ साथ ही 1 किलोमीटर तक झोपड़पट्टी जा रही थी। उसी झोपड़पट्टी में कुछ कमरे पक्के भी बने हुए थे। उन्हीं में से एक पक्के कमरे में रघु रहता था। झोपड़पट्टी के हिसाब से उसके कमरे का नंबर 409 था। देवराज चौहान और जगमोहन झोपड़पट्टी की तंग और बदबूदार गलियों को पार करते रघु के कमरे तक आ पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद पड़ा था। दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी। पास की झोपड़ी के बाहर एक औरत चारपाई पर बैठी थी। देवराज चौहान ने उससे पूछा, रघु कहाँ है? वो तो कई दिन से कमरे में नहीं है। कई लोग उसे पूछने आ चुके हैं। रघु ने मुझे मिलने का वक्त दिया था। तो भीतर बैठ जाओ, वक्त दिया था तो आ ही जाएगा, औरत बोली। वो कई दिनों से कमरे में नहीं आया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं आया। क्या पता वो आया हो, तुम्हें ना पता हो। वो नहीं आया। उसका खाना मैं ही बनाती हूँ। खाना बनाने के महीने पैसे देता है मुझे। आता तो खाना नहीं खाता क्या? कौन लोग रघु से मिलने आए थे? कई आए। जैसे तुम्हें नहीं जानती, पहले नहीं देखा, वैसे ही उन लोगों को पहले नहीं देखा। रघु के खास लोग कौन है मिलने वाले? दोस्त वगैरह? वो तो आते ही होंगे। देवराज चौहान ने कहा और नजरें लोकल ट्रेन की तरफ उठ गई, जो जोरों से धड़ धड़ करती नजदीक आ रही थी और देखते ही देखते सामने से निकल गई। दोस्त तो कोई नहीं है जो बार बार उसके पास आया हो भी तो मुझे पता नहीं। रघु आ रहा है ना? हाँ। ये बातें तुम उससे क्यों नहीं पूछती? ये बातें तुम उससे क्यों नहीं पूछते? औरत बोली। देवराज चौहान मुस्कुराकर पलटा और जगमोहन के पास आ गया। जगमोहन दरवाजा खोल चुका था। दोनों भीतर आ गए। कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी। दो कुर्सियां थी। सिर पर पंखा लटक रहा था। टीवी और फ्रिज भी वहां था। कमरा साफ था। जाहिर है कि वो औरत ही साफ सफाई करती होगी। सामान के नाम पर कमरे में कुछ खास नहीं था। एक तरफ दीवार पर कपड़े लटक रहे थे। सारा कमरा चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए जिससे पता चले कि रघु कहाँ है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन तलाशी में लग गया। देवराज चौहान ने एक तरफ लटक रहे स्विच को ऑन करके पंखा चला दिया। कमरे में शोर उठने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। फिर कह उठा, मेरे ख्याल में रघु तब से ही यहां नहीं आया जब से जैम डिमोरा की दौलत लूटी है। पावड़े भी उसके बाद अपने फ्लैट पर नहीं पहुंचा, जगमोहन ने कहा। दोनों दौलत के साथ कहीं छिपे हुए हैं, या फिर, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, वो मुंबई से ही बाहर निकल गए हों। यह भी संभव है। मुंबई से निकल जाने का उनके पास पर्याप्त समय था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जगमोहन तलाशी लेता रहा। कश लेता देवराज चौहान दरवाजे पर पहुंचा और बाहर देखने लगा। सामने से तेज आवाज के साथ एक और लोकल ट्रेन निकल रही थी। औरत अभी भी चारपाई पर बैठी थी और उसे ही देख रही थी। देवराज चौहान वापस कमरे में आ गया। मेरे ख्याल में हमें माया से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, अपने काम में व्यस्त जगमोहन ने कहा। अब की बार ऐसा ही करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। माया को सब पता है कि पावड़े क्या काम करने जा रहा है। पावड़े ने उसे जरूर बताया होगा। माया के साथ पावड़े के अच्छे संबंध है। मेरे ख्याल में उसे यह भी पता होगा कि पावड़े इस वक्त कहाँ है। वो चालाक औरत है, बताने नहीं वाली। उसे उठा लाना होगा। उसके कमरे में उससे सख्ती से पूछताछ नहीं हो सकती, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। माया से पूछताछ का काम नगीना करेगी। औरत औरत से बेहतर ढंग से बात कर सकती है। गिरीश सोनी ने भी माया से पूछा होगा पावड़े के बारे में। वो अपने 26 करोड़ के चक्कर में पावड़े को ढूंढ रहा होगा, जगमोहन ने कहा।
तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। देवराज चौहान ने नंबर देखा और फिर जगमोहन से कहा, ओमी खुराम का फोन है। इसके साथ ही देवराज चौहान ने बात की। हेलो देवराज चौहान, तुम ही बोल रहे हो ना? ओमी खुराम का स्वर कानों में पड़ा। कहो, देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम फोन करके पावड़े और दौलत के मिल जाने की खबर दोगे। इसी काम पर लगा हूं। जल्दी करो, मैं इस काम का निपटारा चाहता हूं। सोहनलाल कैसा है? ठीक है, उसे ठीक ही रखना। वो ठीक रहेगा तो देर सबेर में तुम्हारा काम हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। अज्जू मोरेकर से मुझे बात करनी है, देवराज चौहान ने कहा। इस बारे में मैं तुम्हें शाम तक फोन करूंगा। विनय बरूटा से भी बात करनी है। शाम को विनय बरूटा के बारे में भी बात बता दूंगा। वो पावड़े के बारे में क्या कहता है? वो उसे ढूंढ रहा है। मतलब कि वो इनकार करता है कि इस मामले में उसका हाथ है, देवराज चौहान बोला। इनकार करने से क्या होता है? ओमी खुराम ने शांत स्वर में कहा। तुम भी तो इनकार इनकार ही करते हो कि इस मामले में तुम्हें कुछ नहीं पता। जैम डिमोरा को अपनी दौलत वापस चाहिए। सिर्फ दौलत, दूसरी बात सिर्फ दौलत, दूसरी बात नहीं सुननी उसने। तो जैम डिमोरा इंडिया आ पहुंचा? नहीं, वो आज नहीं आ रहा। एक दो दिन में आ जाएगा। कुछ काम की वजह से उसे रुकना पड़ रहा है हांगकांग में। मैं पावड़े को ढूंढ रहा हूं। तेजी दिखाओ देवराज चौहान। ये बात तुम मुझ पर रहने दो। मैंने अपना काम किस तरह करना है, काम पूरा जरूर होगा। तुम शाम को मुझे फोन करके बताना कि अज्जू मोरेकर और विनय बरूटा से मैं कब मिल सकता हूँ, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। जैम डिमोरा आ गया? जगमोहन ने पूछा। एक दो दिन बाद आ जाएगा, आज नहीं आ रहा, देवराज चौहान ने कहा। कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें आगे बढ़ने की राह मिले, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने कमरे में नजर दौड़ाई। जो थोड़ा बहुत सामान है उसे चेक कर लिया है। मैं आसपास से रघु के दोस्तों, मिलने वालों के बारे में जानकारी निकाल लेने की कोशिश करता हूँ, देवराज चौहान कहकर बाहर निकल गया। जगमोहन कमरे में ही व्यस्त रहा जब तक देवराज चौहान वापस नहीं लौटा। यहां आने से कोई खास फायदा नहीं हुआ, देवराज चौहान ने कहा। रघु के खास दोस्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। हमें रंजन सोनेलकर को चेक करना होगा, जो माहिम में हफ्ता वसूली का काम करता है और अकेले ही पावड़े से मिलने आता था। वो आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, जगमोहन बोला। सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं बताना। सीधे सीधे तो कुछ भी बताने से रहो। उस पर तो सख्ती भी की जा सकती है, देवराज चौहान बोला। माया पर सख्ती करते तो जरूर फायदा होता, जगमोहन ने गहरी सांस ली। वो औरत है, उस पर हम सख्ती नहीं कर सकते। उस समय वो चाल के कमरे में थी। उसकी आवाज जरा भी ऊंची होती तो वहां चाल के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु रात को उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। रात को नगीना ये काम करेगी और नगीना ही माया के मुंह से सच निकलवाएगी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। ये ठीक रहेगा, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। दोनों कमरे से बाहर निकले, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। औरत अब भी चारपाई पर बैठी थी। जा रहे हो? वो औरत कह उठी। लगता नहीं कि रघु आएगा, देवराज चौहान ने कहा। जो वक्त उसने दिया था उससे 1 घंटा ऊपर हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन झोपड़पट्टी की गलियों से होते वापस चल पड़े। हमारे पास रघु की कोई तस्वीर भी नहीं है, हम उसे पहचानते भी नहीं, देवराज चौहान बोला। उस कमरे में तस्वीर जैसी कोई चीज नहीं थी, जगमोहन ने कहा। कहीं से हमें रघु रघु की तस्वीर का इंतजाम करना होगा, कम से कम उसे पहचाने तो सही। जब उसके कमरे से तस्वीर नहीं मिली तो कहीं और से कैसे मिलेगी? गली के एक मोड़ से मुड़े तो ठीक सामने गिरीश सोनी को पाया।
सिर्फ देवराज चौहान ने कमरे में नजरें दौड़ाई। सॉरी दोस्तों, ये मुझे लग रहा है दोबारा से वही पेज आ गया। हम्म, इसका हाल भी वही है। खैर, गली के एक मोड़ से मुड़े तो ठीक सामने गिरीश सोनी को पाया। सिर्फ 2 कदम दूर था वो। उसे देखते ही वो भी ठिठक गया। अगले ही पल गिरीश सोनी बोला, पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था देवराज चौहान। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें उसके चेहरे पर रही। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो ना? कैसे जाना? चल गया पता, जब तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की तो। गिरीश सोनी बोला, मैंने नहीं सोचा था कि कभी तुमसे सामना होगा। डकैती मास्टर देवराज चौहान से मिल सकूंगा। लेकिन गलत मौके पर हमारी मुलाकात हुई। हाँ। गिरीश सोनी गंभीर था। उसने जगमोहन को देखा। और तुम जगमोहन हो, देवराज चौहान के खास साथी। जहां मैं जा रहा हूं वहीं पर तुम आ रहे हो, देवराज चौहान ने कहा। मंजिल एक है तो रास्ते भी एक ही होंगे देवराज चौहान। हम दोनों ही पावड़े को ढूंढ रहे हैं। मुझे अपना 26 करोड़ चाहिए, और तुमने उससे दौलत लेकर अपने दोस्त को बचाना है। गिरीश सोनी गंभीर था। देवराज चौहान की निगाह गिरीश सोनी के चेहरे पर टिकी थी। माया से मिले? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, पर उसने पावड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वो जरूर जानती है पावड़े के बारे में। सख्ती से नहीं पूछा? वो ऐसी जगह नहीं थी जहां उसके साथ सख्ती की जाती, गिरीश सोनी ने कहा। उसका कोई इंतजाम करूंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे कि जब पावड़े से अपना 26 करोड़ ले लूंगा तो तुम्हें फोन करके बता दूंगा कि वो कहां पर है। तुम हो कौन? मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और जगमोहन के साथ आगे बढ़ गया। गिरीश सोनी जो भी है समझदार और तेज है, देवराज चौहान ने कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन माहिम पहुंचे। रंजन सोनेलकर माहिम में ही हफ्ता वसूली का काम करता था। ऐसे में उसे ढूंढ देना कठिन काम नहीं था। 3 बज रहे थे। एक रेस्टोरेंट में उन्होंने लंच किया। मेरी मानो तो इस भाग दौड़ से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, लंच के दौरान जगमोहन ने कहा। यह सारा किया धरा विनय बरूटा का है। हमें अपना पूरा ध्यान विनय बरूटा पर लगा देना चाहिए। हमें विनय बरूटा का ठिकाना नहीं मालूम, और ओमी खुराम विनय बरूटा से बात करके शाम तक हमें फोन कर देगा, देवराज चौहान ने कहा। विनय बरूटा से बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, हमें उस पर नजर रखनी होगी। मैं विनय बरूटा से मिलूंगा। जब वो मुझसे अलग हो तो उसका पीछा करके उसका ठिकाना मालूम करना। जगमोहन ने सिर हिला दिया। हो सकता है रंजन सोनेलकर से कुछ काम की बात मिल जाए। वो बिना वजह तो पावड़े के पास आता नहीं होगा। लंच के बाद वो रेस्टोरेंट से निकले और रंजन सोनेलकर की तलाश की। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि सोनेलकर हनी क्लॉथ हाउस की बैक की साइड में स्थित 2 कमरों में रहता है। उन्होंने हनी क्लॉथ हाउस को तलाशा, जो कि भरी पूरी मार्केट में था। उसके साथ ही एक गली भीतर जा रही थी। दोनों गली में प्रवेश करके बैक साइड पहुंचे तो उसी इमारत के पीछे बने 2 कमरे दिखे, जिनके दरवाजे खुले हुए थे और भीतर से मध्यम सी आवाजें और किन्हीं के बैठे होने का एहसास हो रहा था। देवराज चांद और जगमोहन आगे बढ़े और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। अगले ही पल ठिठके। भीतर घुटन भरा माहौल था। सिगरेट का धुआं वातावरण में फैला था। कमरा भी ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां टेबल पर बियर की खुली बोतलें पड़ी थी। साथ में ताश के पत्ते और नोटों का ढेर था। गुंडे जैसे दिखने वाले 4 लोगों के हाथ में ताश के पत्ते थे। 2 के होंठों के बीच सिगरेट दबी थी। ट्यूबलाइट जल रही थी। उन चारों की निगाह फौरन इन पर गई। क्या है? एक ने पूछा। देवराज चांद और जगमोहन की नजर सब पर गई। सोनेलकर कौन है तुम लोगों में से? देवराज चांद ने शांत स्वर में पूछा। वो नहीं है इधर। तेरे को भाई से क्या काम? पहले देखा नहीं इन्हें। तूने देखा है क्या? सोनेलकर,
देवराज चौहान ने चारों पर नजरें टिकाए कहा। मुझे उससे मिलना है। नाम क्या है तेरा? सोनेलकर जानता है मुझे। जानता है तो उसे फोन मार, इधर क्या करने आया? नंबर बताओ उसका। तेरे को नंबर भी नहीं मालूम? बोलता है कि भाई तेरे को जानता है। कहकर वो हंस पड़ा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और नाल एक के सिर से लगा दी। सबकी हरकतें वहीं के वहीं थम गई। हम पर रिवॉल्वर तानता है, मरना है क्या? एक ने आंख सिकोड़कर कहा। मैं गोली भी चला दूंगा और तुम देखते रह जाओगे। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक हो उठा। मुझे अभी सोनेलकर से मिलना है। मेरे सामने शराफत से चलो, यही ठीक रहेगा तुम लोगों के लिए। पल भर के लिए वहां सन्नाटा सा उभर आया। पर तुम हो कौन? तेरे को सुना नहीं? जगमोहन गुर्राया। सोनेलकर का पता बता। वो अभी इधर नहीं है, एक ने कहा। किधर है? पूना। 2 दिन बाद आएगा। फोन नंबर बता। जगमोहन का लहजा सख्त था। उसने नंबर बताया। देवराज चौहान अभी तक एक के सिर से नाल सटाए खड़ा था। जगमोहन ने नंबर मिलाया और फोन देवराज चौहान को दे दिया। देवराज चौहान ने फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कब गया वो पूना? जगमोहन ने पूछा। 2-3 दिन हो गए। वापस कब आएगा? जब भाई की मर्जी होगी आ जाएगा। इधर का काम तो हम संभाल रहे हैं। देवराज चौहान फोन कान से हटाकर जगमोहन से बोला। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। सुनेलकर 2-3 दिन से गया हुआ है, जगमोहन बोला। पावड़े को भी आज तीसरा दिन है। देवराज चौहान की निगाह पुनः उन सब पर जा टिकी। रिवॉल्वर से हटा ली, परंतु हाथ में ही रही। तुम लोगों की सोनेलकर से कोई बात होती है? देवराज चौहान ने पूछा। होती है ना, एक ने कहा। भाई का भी फोन आता है। पर क्या बात है, तुम रिवॉल्वर लिए भाई को क्यों ढूंढ रहे? रिवॉल्वर तुम्हारे लिए निकाली है। सोनेलकर से तो बात करनी है। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। सही बताओ कि सोनेलकर कहाँ पर मौजूद है, वरना गोली चल सकती। भाई पूना गया है, उसने हमसे यही कहा था। हाँ हाँ, दूसरा सिर हिलाकर बोल उठा। पावड़े को जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। कौन पावड़े? विक्की पावड़े। ये नाम हमने नहीं सुना। कहते हुए उसने अपने साथियों को देखा, तो उन्होंने भी इंकार में सिर हिलाया। रघु को जानते हो? ये भी नहीं। तुम अपने बारे में तो बताओ कि कौन हो और ये सब क्यों कर रहे? सुनीलकर का नंबर लगाओ, मेरी कॉल वो रिसीव नहीं कर रहा। देवराज चौहान बोला। एक ने सुनीलकर का नंबर लगाया और फोन अपने कान से लगा लिया। फौरन ही बात हो गई। दूसरी तरफ रंजन सुनीलकर था। भाई, वो देवराज चौहान पर नजर मारकर बोला। 2 लोग आपको पूछ रहे हैं, लगते तो शरीफ हैं, पर रिवॉल्वर दिखाकर हमसे बात कर रहे हैं। अपना नाम नहीं बताया। हमने बोला पूना गए हैं आप, पर ये मानते नहीं और हमारे सिर पर सवार हैं। तुम इनसे बात करो भाई, ये आसानी से टलने वाले नहीं लगते। देवराज चौहान ने फोन लेकर बात की। सुनीलकर, देवराज चौहान ने कहा, तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? ये मिलने पर पता चल जाएगा। कहाँ मुलाकात करोगे? कहीं भी नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकता। तुम्हें अभी मिलना होगा, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। ठीक तरह बात करो, तुम इस वक्त मेरे से बात कर रहे हो। सुनीलकर ने उधर से उखड़े स्वर में कहा। मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूं दोस्त। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। तुम्हें अभी मुझसे, मैं पूना में हूं। तुम पूना में नहीं हो। तो कहाँ हूं? मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त किसके साथ हो। उसे बताओ कि देवराज चौहान का फोन है। किसे बताऊं? जिसके पास तुम मौजूद हो। चंद पलों की शांति के बाद सुनीलकर ने उधर से कहा। तुम देवराज चौहान हो, यही नाम बताया तुमने? हाँ। तो सुनो देवराज चौहान, तुम जो भी हो, भारी गलतफहमी के शिकार हो। मैं इस वक्त किसी के साथ नहीं हूं।
और कोई भी मेरे पास नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जो भी कहना चाहते हो साफ-साफ कहो, ताकि मैं समझ सकूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ बात करनी है तुमसे। किस सिलसिले में? विक्की पावड़े के सिलसिले में, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। सुनीलकर की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? तुम पावड़े को कैसे जानते हो? दूसरी तरफ से सुनीलकर ने पूछा। ये बातें मिलने पर होंगी। वो तुम्हारे पास है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है वो। अपने फ्लैट पर होगा। क्या बात है? तुम हर बात फोन पर ही जान लेना चाहते हो? ये संभव नहीं है। अगर तुम पावड़े के चक्कर में मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा उसका ऐसा कोई वास्ता नहीं है कि किसी को मुझसे मिलना पड़े। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। खास बात है? हाँ। मेरे आदमी को फोन दो। देवराज चौहान ने उस आदमी को फोन दिया। उसने सुनीलकर से बात की, फिर फोन बंद करके जेब में रखता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था कि भाई पूना से आ गए हैं। चलो, तो मैं उसी के पास ले चलूं। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। अगला दृश्य। माहिम की ही झोपड़पट्टी के भीतर एक जगह अवैध रूप में दारू खाना चल रहा था। वो आदमी देवराज चौहान और जगमोहन को पैदल ही वहां तक लाया था। 20 मिनट में वो वहां पहुंचे थे। दारू खाने के भीतर जाकर उसके पीछे बने एक कमरे में पहुंचे। वहां गठे जिस्म वाला खतरनाक सा दिखने वाला रंजन सोनेलकर मौजूद था। उसके गाल पर चाकू का पुराना निशान था। आंखों में सुर्खी ठहरी हुई थी। गले में सोने की भारी चेन पड़ी थी। उसने लुंगी और बनियान पहन रखी थी। तुम हो सोनेलकर? देवराज चौहान ने पूछा। रंजन सोनेलकर ने देवराज चौहान और जगमोहन के सिर से पांव तक देखा। फिर अपने आदमी से बोला, दरवाजे के बाहर खड़ा हो जा। ये मेरे लिए नए आदमी है। समझ गया भाई, कहकर वो बाहर निकल गया। कमरे में एक फोल्डिंग बिछा था। सुनीलकर उसी पर बैठता कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, बैठो और बताओ मुझे, इतनी बेताबी से क्यों ढूंढ रहे हो? तुम विक्की पावड़े से मिलने इसके फ्लैट पर 2-3 बार गए थे। जगमोहन बोला। देवराज चौहान बोला, सॉरी। जगमोहन कुर्सी पर बैठ गया। जरूर गया था। इस बात को तो काफी दिन हो गए, 10-12 दिन। क्यों पूछा? तुम पावड़े से क्यों मिले? रंजन सोनेलकर ने देवराज चौहान को सख्त निगाहों से देखा। ये सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बेहद शांत स्वर में बोला, गुस्सा तो आता ही है जब कोई अनजान व्यक्ति इस तरह सामने आकर सवाल पूछने लगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि विक्की पावड़े ने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो उस मुसीबत का कुछ हिस्सा तुम पर भी आ सकता है। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बातों का जवाब देते जाओ। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर डर जाऊंगा? सुनीलकर के होंठ भिज गए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ बात करना। तुम हो कौन? देवराज चौहान। अपने बारे में बताओ। अंडरवर्ल्ड में तुमने देवराज चौहान का नाम नहीं सुना? देवराज चौहान बोला। डकैती मास्टर देवराज चौहान? रंजन सुनीलकर के होंठों से निकला। वही। सुनीलकर बुरी तरह चौंका। ओह, तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? ओह, मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मेरी बातों का जवाब दो। सुनीलकर ने खुद को संभालने की चेष्टा करते हुए कहा, बैठो तो सही, मैं अभी कुछ पीने को। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम पावड़े से क्यों मिलते रहे? मैं पावड़े को पुराना जानता हूँ, सुनीलकर ने कहा। हम कभी कभी मिलने वाले दोस्त हैं, परंतु इन दिनों पावड़े को एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो उसके साथ ड्रग्स का काम कर सके। ड्रग्स का काम? हाँ। उसने मुझे बताया था कि उसके पास कुछ पैसा आने वाला है। पाकिस्तान के ड्रग्स तस्करों को वो जानता है। उनसे ड्रग्स खरीदकर इस बाजार पर कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके साथ मैं ड्रग्स का काम शुरू करूं।
तो उसने ये भी बताया होगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आने वाला है? मैंने पूछा था, परंतु वो इस बात को टाल गया था, सोनेलकर ने कहा। लेकिन बात क्या है? क्या कर दिया पावड़े ने जो तुम जैसा डकैती मास्टर उसे ढूंढ रहा है? क्या उसने तुम्हारा पैसा ले लिया? नहीं। देवराज चौहान ने सोनेलकर की सुर्ख आंखों में देखा। अब मेरी बात का सोच समझ कर जवाब देना। अगर गलत जवाब दिया तो तुम भी लपेटे में आ सकते हो और फिर बच निकलना मुश्किल होगा। सोनेलकर गंभीर नजरों से देवराज चौहान को देखता रहा। पावड़े कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तुम जानते हो कि? कसम से, गणपति की कसम। पावड़े से मिले कई दिन हो गए हैं। मैंने पावड़े को ड्रग्स का काम करने की हामी भरी थी और हम में आखिरी यही बात हुई थी कि पैसा आने पर वो मुझे फोन कर देगा। फोन आया पावड़े का? अभी तो नहीं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे पास पावड़े की खबर है तो तुम बचने वाले नहीं। गणपति बप्पा की कसम, मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। वो अपने फ्लैट पर नहीं है? नहीं। फोन लगाया उसका? फोन बंद है। उसने किया क्या है? एक खतरनाक इंसान के पैसे पर हाथ डाल दिया है। पैसा ले जाने में सफल रहा वो। ओह। पर, पर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे? मेरा दोस्त इस मामले में फंस गया है। वो तभी बचेगा अगर मैं पैसा ढूंढ कर उसे वापस कर दूं। समझ गया। कहने के साथ ही सोनेलकर ने अपना मोबाइल उठाया और नंबर मिलाता कह उठा। पावड़े का नंबर मिलाकर चेक कर रहा हूं। स्विच ऑफ आ रहा है। पावड़े के खास दोस्तों के बारे में जानते हो? नहीं, इस हद तक दोस्ती नहीं थी पावड़े से। रघु को जानते हो? नहीं। अभी भी वक्त है। कुछ छिपा रहे हो तो सच कह दो। बाद में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और बचोगे नहीं। मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है देवराज चौहान। जगमोहन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, मुझे सेवा का मौका दो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पावड़े का फोन आ जाए तो हमें खबर कर देना। जगमोहन बोला। मेरा नंबर नोट कर लो। सुनीलकर ने जगमोहन का नंबर नोट कर लिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन उस दारू खाने से निकले और झोपड़पट्टी की गलियों में आगे बढ़ने लगे। पावड़े सुनीलकर को फोन नहीं करेगा, जगमोहन बोला। वो आराम से बैठकर दौलत के मजे लेगा। वो दौलत के मजे नहीं ले सकेगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। दो ही बातें बार बार सामने आ रही हैं। दो ही बातें बार बार मेरे सामने आ रही हैं कि या तो पावड़े रघु के साथ मुंबई से बाहर निकल गया या फिर इस मामले के पीछे विनय बरूटा है, जिसने उन दोनों को और दौलत को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। माया को मालूम है कि पावड़े कहां पर है। देवराज चौहान ने जेब से फोन निकालकर बोला। नगीना से बात करनी होगी। देवराज चौहान ने फोन पर नगीना से बात की। नगीना को सारा मामला बताया और माया का पता बताया। इस पर नगीना ने कहा कि वह अंधेरा होने के बाद माया के पास जाएगी और जैसा भी हो, जैसे भी हो, माया को अपने साथ ले आएगी और सच उसके मुंह से निकलवाएगी। फोन बंद करके देवराज चौहान ने जगमोहन को यह बात बता दी। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। दूसरी तरफ ओमी खुराम था। अभी तक पावड़े नहीं मिला? उधर से ओमी खुराम ने पूछा। मिल जाएगा, तुमसे ज्यादा जल्दी है। सोहनलाल कैसा है? देवराज चौहान ने पूछा। उसकी फिक्र करना बंद कर दो। तुम अज्जू मोरेकर से बात करना चाहते थे? हाँ, विनय गुरुटा से भी मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नर्सिंग होम का पता बता रहा हूँ, वहां पहुंचकर अज्जू से मिल लेना। उधर तुम्हें सैम मिलेगा। सैम तुम्हें विनय बरूटा से भी मिलवाएगा। तुम्हें विनय बरूटा तुम्हें विनय बरूटा को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। विक्की पावड़े इन दिनों उसका आदमी बना हुआ था। मुझे मेरा काम मत सुनाओ। नर्सिंग होम का पता नोट करो। अगला दृश्य। देवराज चांद और जगमोहन कुर्ला के तंग इलाके के गली के भीतर बने नर्सिंग होम में पहुंचे। ओमी खुराम ने यहीं का पता बताया था। कार बाहर सड़क के किनारे पर पार्क कर दी थी।
अंधेरा होना शुरू हो गया था। नर्सिंग होम में प्रवेश करते ही रिसेप्शन के पास बैठे सैम पर उसकी निगाह पड़ गई। जगमोहन ने सैम को पहली बार देखा था। सैम उठकर उनके पास चला आया। आओ, सैम ने कहा और पास की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वो पहली मंजिल के एक कमरे में पहुंचे। एक ही बेड था कमरे में। अज्जू मोरेकर बेड पर मौजूद था। छाती तक चादर ले रखी थी। दो व्यक्ति कमरे में ही मौजूद थे जो कि शुरू से ही अज्जू की तीमारदारी में लगे थे। अज्जू ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। कैसी तबीयत है? देवराज चौहान ने कभी करीब पहुंचकर पूछा। अज्जू मोरेकर देवराज चौहान को देखता रहा। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जिसने तुम पर हमला किया वो देखने में कैसा था? मैं नहीं जानता, अज्जू ने धीमे स्वर में कहा। तुमने उसे देखा तो नहीं? नहीं देखा। मैं तब रोशनी वाले कमरे से बाहर निकला। बाहर अंधेरा था और मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखा कि तभी मेरे पर हमला हो गया। चाकू का वार होते ही मैं नीचे गिरा, सिर फर्श से टकराया और मैं बेहोश हो गया। मतलब कि तुमने किसी को नहीं देखा? उसने इंकार में सिर हिलाया। वो कितने लोग थे? कह नहीं सकता। वो दो तो जरूर थे। मैंने उन्हें बातें करते पाया परंतु उनकी बातें सुन नहीं पाया। मुझ पर एकदम हमला हो गया था। बहुत तेजी से मुझ पर हमला किया गया। वो मेरी जान ले लेना चाहते थे परंतु मैं किस्मत से बच गया। सैम पास आकर बोला, इसे ध्यान से देखो, कहीं हमला करने वाला यही तो नहीं था? देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर तीखी नजरों से सैम को देखा। अज्जू मोरेकर ने गहरी सांस लेकर सिर फेर लिया। कोई ऐसी बात बता सकते हो जिससे उन लोगों की तलाश में मुझे सहायता मिले? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कोई आहट सुनकर बाहर निकले थे या यूं ही? यूं ही। मेरा इरादा बुटीक के भीतर का चक्कर लगाने का था। तुम और तुम्हारा साथी वहां रहकर पहरेदारी कर रहे थे? अज्जू ने देवराज चौहान को देखा, फिर कुछ चुप रहकर कह उठा। रानी ग्रोवर का ख्याल था कि। रानी ग्रोवर कौन? देवराज चौहान ने पूछा। जिसकी लाश तुम उस कमरे में देख चुके हो। सैम ने शब्दों को चबाकर कहा। ओह, कहो क्या कह रहे थे तुम? रानी ग्रोवर को शक था कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में वहां आकर तिजोरी से छेड़छाड़ करता है, क्योंकि उसका कहना था कि हर बार कॉम्बिनेशन नंबर का अंक हिला होता है। रानी हमेशा जाते वक्त ये देख जाता था कि कॉम्बिनेशन का कौन सा अंक ऊपर है। ऐसा उसकी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता था। जब दो बार उसे शक हुआ तो रानी ने वहीं रहकर तिजोरी पर नजर रखने का प्रोग्राम बनाया। ओमी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया पर मैंने रानी के साथ वहीं रहने का मन बना लिया। जो भी हो, रानी की सोच सही थी। वो लोग हमारी हरकतों पर नजर रख रहे थे और हमारी गैर मौजूदगी में बुटीक में रखी तिजोरी के पास आया करते थे। मतलब कि तुम मुझे कोई काम की बात नहीं बता सकते? देवराज चौहान बोला। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। देवराज चौहान सीधा होकर सैम की तरफ पलटा। ओमी खुराम ने कहा था कि तुम मुझे विनय बरूटा से मिलवाओगे। सैम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारकर बोला। हाँ चलो, विनय बरूटा वहां पहुंचने वाला होगा। वहां? कहाँ? जहां उसे पहुंचने को कहा है, जहां तुम दोनों की मुलाकात होगी। परंतु तुम उससे क्या बात करना चाहते हो? सुन लेना। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। हम तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रहे हैं कि तुम दौलत ढूंढकर हमारे हवाले करोगे। तुम लोगों को दौलत से मतलब है और मुझे सोहनलाल से। मैं जैम डिमोरा से भी मिलना है। जैम डिमोरा आज इंडिया नहीं पहुंचा। वो जब भी आए तुम उससे नहीं मिल सकोगे। जैम डिमोरा तुमसे मिलना ही नहीं चाहेगा। तुम दौलत ढूंढो, सोहनलाल को वापस लो और बात खत्म। सैम बोला। ये सब करोगे तो ये भी साबित हो जाएगा कि दौलत लूट ले जाने के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था। मैं ये साबित करने के लिए दौलत नहीं ढूंढ रहा। देवराज चौहान ने सैम को घूरा। सच बात तो यह है कि मुझे जैम डिमोरा की जरा भी परवाह नहीं है। सोहनलाल की परवाह है जो तुम लोगों की कैद में है। सैम मुस्कुराया। तभी जगमोहन कह उठा।
तुम लोग विनय बरूटा को किस खाने में रख रहे हो, जबकि सबसे पहला संदेह उसी पर जाता है? मेरे ख्याल में, सैम कह उठा, हम बेकार की बातों में उलझते जा रहे हैं। यहां से चलो, विनय बरूटा से मिल लो। अगला दृश्य। मुंबई के वाशी इलाके का ये ओपन रेस्टोरेंट था। लॉन में टेबल लगी थी, लोग अपने परिवारों के साथ वहां आए हुए थे, डिनर का मजा ले रहे थे। अधिकतर टेबलें फुल थी। सफेद वर्दी में पगड़ी लगाए वेटर तेजी से अपने काम में व्यस्त थे। बैठने के लिए इंडोर भी इंतजाम था। जिसे जहां बेहतर लगता था वहीं टेबल ले लेता था। मध्यम सी रोशनी फैली थी। वहां हल्का सा संगीत सुनाई दे रहा था। सैम देवराज चौहान और जगमोहन को लेकर यहीं पहुंचा था। लॉन में लगी एक खाली टेबल उन्होंने संभाल ली। विनय बरूटा कहाँ है? जगमोहन ने सैम से पूछा। वक्त तो हो चुका है, उसे आ जाना चाहिए, सैम ने नजरें दौड़ाते हुए कहा। मिनट भर में वेटर पानी और गिलास वहां रख गया। जैम डिमोरा की इतनी बड़ी दौलत लुट गई और वो अभी तक नहीं आया, देवराज चौहान ने कहा। उसे अपनी दौलत की चिंता है, लेकिन उसे यकीन भी है कि दौलत को वापस पा लेगा, सैम ने जवाब दिया। कैसे वापस पालेगा? हांगकांग में बैठे बैठे ये काम कर लेगा? सैम ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। तुम जैम डिमोरा को नहीं जानते हो कि वो कैसा इंसान है। नहीं जानता। जैम डिमोरा को हारने की आदत नहीं है। वो जो चाहता है उसे पूरा कर लेता है। दौलत भी वापस पा लेगा। सैम के स्वर में विश्वास था। बहुत भरोसा है तुम्हें जैम डिमोरा पर। वो है ही ऐसा, तभी जगमोहन ने कहा। बुटीक तुम लोगों ने शायद आनन फानन खाली कर दिया था। सैम ने जगमोहन को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा। तो तुम लोग हमारी तलाश में, या यूं कहूं कि सोहनलाल को वहां से निकालने उधर गए थे? ऐसी बात तो नहीं। तुम लोगों से मिलने वहां गए थे कि बुटीक में कोई नहीं मिला। जैम डिमोरा का ख्याल ठीक ही था कि तुम लोग सोहनलाल को छुड़ाने के लिए वहां आ सकते हो। गलत मत कहो, ऐसा कुछ नहीं सोचा था हमने, जगमोहन बोला। तभी वेटर आया, परंतु अभी ऑर्डर देने को मना कर दिया गया। मेरे ख्याल में, जगमोहन बोला, जैम डिमोरा ने अपनी दौलत गलत जगह रखी, उसे सुरक्षा नहीं दी। जैम डिमोरा कभी गलती नहीं करता। इस मामले में गलती की। अगर विनय बरूटा को दौलत के बारे में खबर ना होती तो दौलत नहीं लूटी जानी थी। विनय बरूटा ने ही दौलत को इंडिया लाने का इंतजाम किया था। खूब। तो दौलत भी वही लाया था। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में दौलत के पहुंचते ही उसने आगे का काम संभाला। बिल्ली को दूध की रखवाली पर छोड़ दिया, अब अंजाम भुगतो तुम लोग। जगमोहन मुस्कुराया। तुम लोग भी तो डकैती करते हो। सोहनलाल के साथ मिलकर तुम लोगों ने ये काम किया हो सकता है। हम में और विनय बरूटा में फर्क है। सही में फर्क है, सैम बोला। विनय बरूटा जैम डिमोरा का दोस्त है और तुम लोग जैम डिमोरा को जानते भी नहीं। मतलब कि विनय बरूटा ये काम नहीं कर सकता? सैम चुप रहा। ये ख्याल किसका है, जैम डिमोरा का? जैम डिमोरा इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। ये मेरी कही बात है। परंतु मैं और ओमी विनय बरूटा को निर्दोष नहीं मानते। उस पर भी सख्ती की गई है। इतना तो पक्का है कि तुम लोग या विनय बरूटा के पास ही वो दौलत है। जैम डिमोरा इस बारे में कुछ नहीं कह रहा? नहीं। वो सिर्फ हमसे हर बात की रिपोर्ट ले रहा है। कहते कहते सैम ठिठक कर बोला। विनय बरूटा आ गया। जगमोहन और देवराज चांद की नजरें उस तरफ उठी। विनय बरूटा ने सादी पैंट कमीज पहन रखी थी। वो इसी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो व्यस्तता के दौर से गुजर रहा है। वो करीब आया और एक कुर्सी पर बैठता कह उठा। तुम दोनों से मिलकर मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंसा पड़ा हूं। सोहनलाल के दम पर तुम लोगों ने जैम डिमोरा का पैसा लूटा। अब उसे ढूंढने का ड्रामा कर रहे हो। हम ड्रामा कर रहे हैं? जगमोहन उखड़ गया उसकी बात सुनकर। हाँ तुम। जबान बंद रख, वरना मुझ पर तुम लोगों की धौंस नहीं चलेगी।
विनय बरूटा ने तीखी नजरों से जगमोहन को देखा। तुम लोग जो हो सो हो, पर बड़ा डकैती मास्टर मैं हूं। मेरे से तमीज से पेश आओ। मेरी मेहरबानी मानो कि तुम लोगों के बुलावे पर मैं यहां आ गया। बहुत हवा में उड़ रहा है, जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। कभी भी आजमा लो, मेरी उड़ान तुम लोगों से ज्यादा ऊंची है, विनय बरूटा ने लापरवाही से कहा। यह बात कैसे साबित होगी कि तुम ज्यादा उड़ सकते हो? जगमोहन ने आंखें सिकोड़ ली। आजमा लो। कैसे? एक ही जगह दोनों डकैती करेंगे, फिर देखना कि माल कौन ले जाता है, विनय बरूटा मुस्कुराकर बोला। मंजूर, जगह बताओ। जगह भी चुन लेंगे, लेकिन यह तय रहा कि जल्दी हमारा मुकाबला इस तरह होगा कि डकैती का जादूगर कौन है, तुम लोग या मैं? जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चांद कह उठा। इस वक्त जो बात जरूरी है वो करो बरूटा। बात जैम डिमोरा के पैसे की हो रही। सही रहा, सही कहा। और मैं फिर कहता हूं कि शराफत से माल वापस दे दो। जैम डिमोरा को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग सुरक्षित रहोगे। हमने ये काम नहीं किया है। नहीं किया? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि तुम लोगों ने ये काम नहीं किया? मैंने नहीं किया तो फिर किसने? शायद विक्की पावड़े ने अपने दम पर यह काम कर डाला हो, देवराज चौहान ने कहा। विनय बरूटा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। पर मेरी निगाहों में तुम पूरी तरह से संदिग्ध हो, देवराज चौहान बोला। मुझे तुम्हारा तमगा नहीं चाहिए, विनय बरूटा कह उठा। जैम डिमोरा मेरा दोस्त है। उसका पैसा हिंदुस्तान में मेरी निगरानी में था। ऐसे में मैं भला उस पैसे को लूटने की कैसे सोच सकता हूँ? दोस्ती भी कुछ होती है या नहीं? पावड़े तुमसे हर खबर ले रहा था? हाँ। इस काम में वो मेरी सहायता कर रहा था। उसे सब कुछ पता था, विनय बरूटा ने कहा। पावड़े तुमसे मिला कैसे? एक काम में मैंने उसे साथ लिया था। वो सही लगा तो जैम डिमोरा की दौलत संभालने और अन्य कामों के लिए मुझे किसी विश्वासी की जरूरत थी, तो मैंने पावड़े को अपने साथ रख लिया। विनय बरूटा ने गहरी सांस ली। पावड़े बिना किसी की सहायता के इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। सोहनलाल की मार्फत उसने तुम्हारे साथ काम किया। हाँ कह दो, जो बात छिप नहीं सकती उसे छिपाने से क्या फायदा। तभी वेटर ऑर्डर लेने आ गया। सैम ने डिनर का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद देवराज चौहान ने कहा, जैम डिमोरा से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? इस बात का पैसे से क्या मतलब? जवाब देने में तुम्हें इंतजार जवाब देने में तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए बरूटा। चंद पलों की खामोशी के बाद बरूटा ने कहा, जैम डिमोरा हिंदुस्तानी है, मुंबई का रहने वाला है। ये मेरे लिए नई खबर है। जब वो 6 साल का था तो मुंबई का एक परिवार उसे नौकर के तौर पर अपने साथ हांगकांग ले गया था। 10 साल का होने पर वो उस परिवार को छोड़कर भाग निकला। उसके बाद जाने कैसे वो ड्रग्स की दुनिया से जुड़ गया और तरक्की करता आज वो हांगकांग में ड्रग्स सिंडिकेट का मालिक बना हुआ है। दौलत के अंबार हैं उसके पास, परंतु हांगकांग पुलिस ने उसका जीना कठिन कर रखा है। मेरे साथ उसकी 15 साल पुरानी पहचान है। वो जब भी हिंदुस्तान आता है मेरे पास ही रुकता है। अब हांगकांग में रहना कठिन हो गया तो मैंने ही उसे सलाह दी कि वो इंडिया शिफ्ट हो जाए। ऐसे में उसने मुंबई में कुछ बंगले, फार्म हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। अब अपनी कुछ दौलत को शिफ्ट करने के साथ खुद भी आ रहा था। उसका प्रोग्राम था कि कुछ महीने बाद अपनी बाकी की दौलत भी ले आएगा, परंतु इधर उसकी दौलत को पावड़े ले उड़ा। जैम डिमोरा हिंदुस्तान नहीं आया? मेरी जानकारी में तो नहीं आया। जैम डिमोरा ने तुमसे पावड़े और दौलत के बारे में कुछ नहीं पूछा? जब से उसकी दौलत बुटीक से गायब हुई है मेरी उससे बात नहीं हुई। उसका फोन नहीं आया, मैंने भी नहीं किया। उस दिन से मैं जैम डिमोरा की दौलत तलाश करने में लगा हूं। पावड़े को ढूंढ रहा हूं, पर मेरी भागदौड़ का कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब कि पावड़े नहीं मिला। न पावड़े न माल। तेरे को पता है सोहनलाल फंसा पड़ा है, देवराज चौहान ने कहा। पता है। मैं उसी के कारण पावड़े और जैम डिमोरा की दौलत को ढूंढ रहा हूँ। सोहनलाल को जैम डिमोरा के हाथों से निकालना है। विनय बरूटा ने देवराज चौहान को देखा। दौलत तेरे पास ही तो है, विनय बरूटा बोला। मेरे पास होती तो मैं उसे तलाश करने का नाटक नहीं कर रहा होता।
इस काम के पीछे मैं होता तो सोहनलाल कभी भी जैम डिमोरा के आदमियों के हाथों में न पड़ता। ये सोहनलाल का अपना काम था। मुझे कोई खबर भी नहीं थी कि वो क्या सोच रहा है। विनय बरूटा सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, दौलत अगर रुपयों की शक्ल में होती तो जैम डिमोरा ज्यादा परवाह नहीं करता, परंतु जैम डिमोरा का शौक है दुनिया भर के हीरे जवाहरात इकट्ठे करना। सारी उम्र वो ये काम करता रहा है। उन 3 सूटकेसों में दुनिया के बेशकीमती हीरे जवाहरात मौजूद हैं, जो कि जैम डिमोरा को बहुत प्यारे हैं। जैम डिमोरा हर हालत में उन्हें वापस पाकर रहेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि जैम डिमोरा खतरनाक, बेहद चालाक और बहुत ही क्रूर इंसान है, और दोस्ती निभानी भी उसे खूब आती है। मतलब कि वो इन तीनों सूटकेसों को ढूंढ लेगा। मुझे खुशी होगी जब वो ये काम कर लेगा, देवराज चौहान ने कहा। ये कहकर तुम खुद को किनारे नहीं कर सकते। मेरी मानो तो जैम डिमोरा तुम्हें भी शक की नजरों से देख रहा होगा। उसकी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता। मैं तुम अपने काम से मतलब रखो, देवराज चौहान। विनय बरूटा तीखे स्वर में कह उठा, मैं अपना काम ही कर रहा हूं। सोहनलाल को बचाने के लिए मुझे वो 3 सूटकेस ढूंढने पड़ रहे। भगवान जाने तुम ढूंढ रहे हो या ढूंढने का ड्रामा कर रहे हो। तुमसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जो जैम डिमोरा भी जरूर पूछता। पावड़े तुम्हारे लिए काम कर रहा था जब उसने दौलत लूटी? हाँ, ये बात तो सब जानते हैं। पावड़े के पास पूरी खबर थी दौलत के बारे में। जो खबर नहीं थी वो उसे तुमसे मिल जाती थी। सही कहा। विनय बरूटा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस वक्त पावड़े की हरकतों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी? जरूर थी। तो जवाबदेह भी तुम हो कि पावड़े क्यों जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ साफ कर गया। बल्कि मेरा मानना यह है कि ये काम तुमने किया हो सकता है। बेशक जैम डिमोरा तुम्हारा दोस्त रहा, परंतु 1500 2000 करोड़ जैसी दौलत भी मायने रखती है। इतनी दौलत के लिए किसी भी दोस्ती को किनारे किया जा सकता है। तुमने पावड़े को आगे रखकर यह काम किया और मैंने ये काम नहीं किया, विनय बरूटा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि इतनी बड़ी दौलत देखकर तुम बेईमान नहीं हुए? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जैम डिमोरा मेरा दोस्त है। दोस्त की दौलत पर हाथ कैसे डालूंगा? क्या तुमने बेईमानी कभी नहीं की? क्यों नहीं की? अंडरवर्ल्ड में रहकर कोई बेईमानी ना करे तो काम कैसे चलेगा? पर मैंने जैम डिमोरा की दौलत नहीं ली। मैं तुम्हारी बात को सच नहीं मान सकता, देवराज चौहान ने कहा। तो क्या चाहते हो? तुम्हारे पास दौलत पर हाथ डालने का बेहतर मौका था। मौका तो तुम्हारे पास भी था, देवराज चौहान, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने ये काम नहीं किया है। तुमने ही किया है, विनय बरूटा ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। दरअसल हुआ ये कि विक्की पावड़े इतनी बड़ी दौलत की बात सुनकर ईमान बेईमान हो गया, जबकि उसे यह भी पता था कि दौलत कहाँ रखी जाने वाली है। लेकिन उसमें हौसला नहीं था इतना बड़ा काम कर पाने का। सोहनलाल उसकी पुरानी पहचान का था और जानता था कि सोहनलाल से तुम्हारा याराना है। पावड़े ने सोहनलाल को दौलत के बारे में बताकर कहा कि इस बारे में देवराज चौहान से बात करे। ऐसा ही हुआ। इस तरह तुम इस मामले में आ गए। क्योंकि मामला जैम डिमोरा जैसे खतरनाक इंसान का था, इसलिए तुमने पीछे से काम किया। सब कुछ समझाकर पावड़े, सोहनलाल और रघु से काम लिया। तो सोहनलाल कैसे फंस गया? देवराज चौहान की आवाज में तीखापन आ गया। तुम उनके साथ नहीं थे। काम के दौरान उनसे कोई गलती हो गई और सोहनलाल जैम डिमोरा के आदमियों के हाथों में पड़ गया। जब जैम डिमोरा के आदमी पहुंचे तो सोहनलाल बेहोश था। क्या कहना चाहते हो? सोहनलाल बेहोश कैसे हो गया? क्या उसे पावड़े या रघु ने बेहोश किया? देवराज चौहान बोला। यह बात तुम बेहतर जानते हो कि वहां क्या हुआ था। अगर पावड़े या रघु ने सोहनलाल को बेहोश किया तो दौलत रघु या पावड़े के पास होगी। क्यों नहीं? अगर वो बेईमान हो गए थे तो ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हारे सिर पर डबल मुसीबत आ गई। एक तो दौलत हाथ से गई, और इधर सोहनलाल जैम डिमोरा के हाथों में पड़ गया। अगर पावड़े तुम्हारे पास नहीं है तो सोचो कहाँ होगा। दौलत तुम्हारे पास है, पावड़े तुम्हारे पास है, क्योंकि ये काम मैंने नहीं किया, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा।
मुझे तो लगता है तुम ही ने किया है ये काम, पर फंस गए। सब कुछ उल्टा पड़ गया। ये इसी तरह बकवास करता रहा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। जगमोहन दांत भींच कर कह उठा। तभी खामोश बैठा सैम कह उठा, कोई झगड़ा नहीं, ऊंची आवाज नहीं, जो भी बात करनी है आराम से करो। ये हमारी तरफ उंगली उठा रहा है। जगमोहन ने कहना चाहा। तुम लोग भी तो इसकी तरफ उंगली उठा रहे हो, सैम बोला। यह पावड़े के पीछे था, इसी ने। चुप रहो, वेटर आ रहा है, सैम ने कहा। जो भी कहो, मुझे तो तुम सबकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैम डिमोरा का हाथ तुम लोगों की गर्दनों पर है। इंतजार इस बात का है कि वो किसकी गर्दन दबाता है। इस तरह की भाषा मत बोलो, देवराज चांद ने सख्त स्वर में सैम से कहा। मुझे जैम डिमोरा की जरा भी परवाह नहीं है। सैम मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखने लगा। तभी वेटर पास पहुंचा और टेबल पर डिनर लगाने लगा। जब तक वेटर डिनर लगाकर नहीं गया तब तक वे सब लोग खामोश रहे। वेटर के जाते ही सैम ने कहा कि वे खाना शुरू करें, और खाना शुरू हो गया। तुम लोगों की मुलाकात को कोई फायदा होता मुझे नजर नहीं आया, सैम खाते खाते कह उठा। तुम चुप रहो सैम, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। सैम कुछ नहीं बोला। यह भी हो सकता है कि पावड़े ने ये काम अपने दम पर ही कर डाला हो, विनय बरूटा बोला। ऐसा भी हो सकता है, खाते खाते देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल से पूछा। वो कहता है कि उसे ये काम पावड़े का ही लगता है। तो उसकी बात को सच मानो। उस वक्त पावड़े तुम्हारे लिए काम कर रहा था बरूटा। ये बात सच है, परंतु ये भी सच है कि जैम डिमोरा की दौलत के मामले में मैं अनजान था कि वो क्या करने जा रहा है। इस बात को कौन मानेगा, देवराज चौहान बोला। मैं पावड़े को ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, परंतु मैं उसे ढूंढ लूंगा, विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान खाना खाता रहा। तुम भी पावड़े को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ। पता चला कुछ? अभी तो नहीं। वो तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें उसके खास लोगों की खबर होगी कि किन लोगों के साथ उठता बैठता था। इस बारे में पावड़े से मेरी कभी बात नहीं हुई। अब उसकी तलाश में पता लगा कि कभी कभी वो रघु नाम के आदमी के साथ होता था, पर रघु भी पावड़े के साथ गायब है। एक रंजन सोनेलकर के बारे में पता लगा, जो कि माहिम में हफ्ता वसूली का काम करता है। उसी से मिलकर सीधा यहाँ आ रहा हूँ। उसने बताया कि दिन में तुम भी उससे मिलने आए थे। सोनेलकर ने तुम्हें क्या बताया? यही कि वो और पावड़े ड्रग्स का काम करने का प्रोग्राम बना रहे थे। पावड़े ने उससे कहा कि उसके पास कहीं से पैसा आने वाला है। मेरा ख्याल है कि वो इसी पैसे की बात कर रहा होगा, विनय बरूटा ने कहा। जगमोहन ने विनय बरूटा को देखकर कहा, इतनी दौलत हाथ लग जाने के बाद पावड़े ड्रग्स का काम नहीं करेगा। वो मजे से बैठकर खाने की सोच रहा होगा। मेरा भी यही ख्याल है, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, विनय बरूटा के स्वर में दृढ़ता थी। तुम हमसे जल्दी उसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि इन दिनों वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था, जगमोहन बोला। जल्दी देर की बात नहीं है, मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। मैं नहीं चाहता कि जैम डिमोरा जैसा दोस्त खो दूं। कोई काम की खबर हाथ लगे तो मुझे बताना, जगमोहन ने कहा। फोन नंबर ले लो। देवराज चौहान का नंबर है मेरे पास, कुछ पता लगा तो जरूर फोन करूंगा, विनय बरूटा ने कहा। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। दूसरी तरफ नगीना थी। दोनों की बात हुई। मैं माया के पास जा रही हूँ, नगीना ने उधर से कहा। उसके बाद कहाँ जाओगी, देवराज चौहान ने पूछा। माया को चैम्बूर वाले फ्लैट पर ले आऊंगी, वहीं उससे पूछताछ करना ठीक होगा। मैं तुम्हें उसी फ्लैट पर मिलूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और वक्त देखा। रात के 10 बज रहे थे। खाना समाप्त हो गया। सैम ने बिल दिया और फिर बोला, मुझे तो तुम लोगों की मुलाकात का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने विनय बरूटा से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है। अगर तुम अपने ठिकाने के बारे में बताने को तैयार हो तो मैं भी बता देता हूँ। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वैसे मेरे ठिकाने के बारे में जानकर तुम क्या करना चाहते हो? क्या वहां की तलाशी लोगे? इसके बाद विनय बरूटा ने सैम से कहा,
पहले मैं जाता हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों मेरे पीछे ना आए। दौलत तुम्हारे पास ही है बरूटा, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा? बरूटा के स्वर में व्यंग झलका। ये बात कैसे जान ली? इस बारे में जितना फिक्रमंद तुम्हें होना चाहिए तुम उतने लग नहीं रहे। अपनी जांच का पैमाना अपने पास ही रखो। मैं जल्द ही पावड़े और जैम डिमोरा की दौलत को ढूंढ लूंगा। कहने के साथ ही विनय बरूटा तेज कदमों से आगे बढ़ता चला गया, फिर रेस्टोरेंट के उस हिस्से से बाहर निकल गया। मैं जैम डिमोरा से बात करना चाहता हूँ, देवराज चांद ने सैम से कहा। क्यों? विनय बरूटा के संबंध में बात करनी है। ओमी जैम डिमोरा के संपर्क में है, बेहतर है कि इस बारे में तुम उससे बात करो, सैम ने कहा। अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं, मुझे चल देना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक रहे इसके लिए जरूरी है कि जैम डिमोरा को उसकी दौलत वापस मिल जाए। सैम चला गया। देवराज चाहन और जगमोहन रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे। तुम्हें क्या लगता है? जगमोहन बोला। विनय बरूटा के पास दौलत हो सकती है? यकीन के साथ नहीं कह सकता। इसके लिए विनय बरूटा को गहराई से चेक करना होगा, और हम उसका ठिकाना भी नहीं जानते। इसी मामले को लेकर मैं जैम डिमोरा से बात करना चाहता हूँ, देवराज चाहन ने कार के भीतर बैठते हुए कहा। चैम्बूर वाले फ्लैट पर चलो, नगीना माया को लेकर वहीं आएगी। अभी वो माया के घर की तरफ जा रही है। जगमोहन ने स्टीयरिंग सीट संभाली और कार को चैम्बूर की तरफ कर दिया। देवराज चौहान ने उम्मी खुराम का नंबर मिलाया। बात हो गई। विक्की पावड़े मिला? उधर से उम्मी खुराम ने छूटते ही पूछा। नहीं। तुम आज अज्जू और बरूटा से मिलने वाले थे? दोनों से मिला। तो अब क्या कहते हो कि दौलत कहाँ पर? मैं जैम डिमोरा से बात करना चाहता हूँ। क्यों? विनय बरूटा के बारे में बात करनी है। तुम जो बात जैम डिमोरा से करना चाहते हो वो मुझसे कर सकते हो। जो बात जैम डिमोरा से होगी वो तुमसे नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बात जैम डिमोरा तक पहुंचा दूंगा, परंतु मुझे यकीन है कि वो फोन पर तुमसे बात नहीं करेगा। जैम डिमोरा सिर्फ उसी से बात करता है जिसकी जरूरत जैम डिमोरा को महसूस हो। उससे कहना कि मैं विनय बरूटा के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैम डिमोरा का जवाब होगा कि तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जो कहना है कह दो देवराज चौहान। मैंने ठीक समझा तो जैम डिमोरा से तुम्हारी बात कह दूंगा। मैं विनय बरूटा को गहराई से चेक करना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। स्पष्ट कहो। मैं उसके ठिकाने, उसके रहने की जगह, बरूटा की जानकारी के बिना चेक करना चाहता हूँ। तो इसमें जैम डिमोरा क्या करे? मैं नहीं जानता उसके ठिकाने। देवराज चौहान, बरूटा शक भरी उंगली तुम्हारी तरफ उठा रहा। वो गलत कहता है। मेरा दोस्त तुम लोगों की कैद में है। मैं उसे बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, जबकि बरूटा का दाव पर कुछ नहीं लगा। उसके पास 100 बहाने हैं जैम डिमोरा को सुनाने के कि उसने दौलत नहीं लूटी। पावड़े की कहीं से खबर नहीं मिल रही। इतनी बड़ी दौलत के साथ वो कहीं गायब नहीं हो सकता कि उसकी हवा ना लगे। उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है। कोई उसकी पीठ पर है। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो इंसान बरूटा ही हो। बरूटा के विक्की पावड़े से नजदीकी रिश्ते हैं। पावड़े तब बरूटा के लिए ही काम कर रहा था जब उसने दौलत लूटी। ऐसे में जैम डिमोरा को इस बात की पूरी जानकारी है। ओमी खुराम की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें जानकारी नहीं दे रहा, ये बता रहा हूं कि मेरे लिए बरूटा को चेक करना जरूरी है। मुझे उसके ठिकाने के बारे में बताया जाए कि कौन कौन सी जगह वो इस्तेमाल करता है, कहाँ कहाँ वो जाता है। ये बातें तो जैम डिमोरा भी सोच सकता है। ओमी खुराम के शब्द कानों में पड़े। क्या कहना चाहते हो? तुम अपने तौर पर पावड़े और दौलत को ढूंढो। अपने तौर पर बरूटा के ठिकाने पता लगाओ। हमसे ये उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हें बरूटा के ठिकाने बताएंगे। अपने दोस्त को बचाना है तो तेजी से काम करो। लेकिन दौलत तो मैं जैम डिमोरा के लिए ही ढूंढ रहा हूं ना। पता नहीं तुम ढूंढ रहे हो या दिखावा कर रहे हो। इसके साथ ही उम्मी खुराम ने उधर से फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर फोन नीचे किया। क्या हुआ? वो लोग बरूटा का ठिकाना बताने को तैयार नहीं।
जैम डिमोरा से बात कराने को तैयार नहीं। ये तो गलत बात है। ओमी खुराम की बातों से स्पष्ट है कि वो हम पर पूरा पूरा शक कर रहा है कि दौलत हमारे पास है। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मेरे ख्याल में हमें बरूटा को दिमाग से निकालकर दूसरे पहलू पर सोचना होगा। दूसरा पहलू यही कि ये काम विक्की पावड़े ने अपने दम पर किया है और वह दौलत के साथ कहाँ जा सकता है। अगर बरूटा ने ही ये काम किया हो, पावड़े और दौलत उसके पास हो तो। जगमोहन कह उठा। ओमी की बातों से यह झलकता है कि जैम डिमोरा की नज़र इस मामले पर है। वो मेरी बातें सुनकर कहता है कि जैम डिमोरा को इन बातों की जानकारी है। ऐसे में मेरा ख्याल है कि जैम डिमोरा जरूर विनय बरूटा को चेक कर रहा होगा। अगर दौलत हम नहीं ढूंढ सके, जैम डिमोरा ने दौलत ढूंढ ली या बरूटा ने ढूंढ ली, तो सोहनलाल की जान लेने का बहाना मिल जाएगा जैम डिमोरा को। तब वो यही कहेगा कि हमने दौलत नहीं ढूंढी। ऐसे में वो बात खत्म कि सोहनलाल को हमारे हवाले किया जाएगा। इसलिए जरूरी यही है कि पावड़े और दौलत को हम ही ढूंढें, तभी सोहनलाल बचेगा। देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा सिगरेट सुलगा ली। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जितना वक्त बीतता जा रहा है, उससे सोहनलाल की जान को खतरा बढ़ रहा है। जैम डिमोरा से बात हो जाती तो मैं उसे जरूर तैयार कर लेता कि वो बरूटा के ठिकानों के बारे में बता दे। मेरे ख्याल में हमें किसी बहाने सैम से मिलना चाहिए, या फिर सैम का पीछा करके ये जानना चाहिए कि सोहनलाल को उन्होंने कहाँ रखा हुआ है। तब हमें वहां से सोहनलाल को निकालने की प्लानिंग। उसी पल देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा। वो कोई नया नंबर था। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। देवराज चौहान। दूसरी तरफ से सुनीलकर की आवाज आई। सुनीलकर। हाँ। मैंने विक्की पावड़े की तलाश में थोड़ी भागदौड़ की तो मुझे पता चला कि वो सप्ताह में एक दो बार राजू के दारू के अड्डे पर शाम को पीने जाता था। राजू का दारू का अड्डा साइन की झोपड़पट्टी में है। पता करोगे तो ढूंढ लोगे। पूरब की तरफ से झोपड़पट्टी में प्रवेश करना, दारू का अड्डा जल्दी मिल जाएगा। वहां पावड़े सालों से जा रहा था। शुक्रिया सुनीलकर। अगर तुमसे पावड़े के बारे में कोई खास खबर मिली तो तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम बस इतना ही चाहिए मुझे कि कभी किसी डकैती में शामिल कर लेना। ऐसा है तो पावड़े के बारे में कोई काम की खबर दो। कोशिश में तो लगा हूं कि तुम्हें खुश कर सकूं। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जगमोहन से कहा। सुनीलकर कहता है कि पावड़े कई सालों से धारावी में राजू के दारू के अड्डे पर सप्ताह में 2 बार पीने जाता था। शायद वहां से कुछ पता चले। पीने के बाद उसके मुंह से कोई बात निकली हो। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अभी वो चैम्बूर से दूर ही थे कि देवराज चौहान का फोन बज उठा। दूसरी तरफ नगीना थी। देवराज चौहान ने बात की। हम कुछ ही देर में चैम्बूर के फ्लैट पर। देवराज चौहान ने कहना चाहा। अब वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं देवड़ी चाल से बोल रही हूँ। माया का किसी ने मर्डर कर दिया है। कब? देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। सिर्फ आधा घंटा पहले। शाम को वो बाजार गई थी। वापस आकर उसने खाना बनाया, खाया, पड़ोसन से कुछ देर बात की, फिर अपने फ्लैट में चली गई। आधे घंटे बाद पड़ोसन को कुछ काम पड़ा तो वो माया के कमरे पर गई। दरवाजा भिड़ा हुआ था। उसने खोल के भीतर प्रवेश किया तो सामने बेड पर उसकी लाश पड़ी देखी। चाकू से उसका गला कटा था। इस वक्त दगड़ी चाल में लोगों की भीड़ है और पुलिस आ चुकी है। उधर से नगीना ने एक ही बारी में सब कुछ बता दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। किसी को किसी ने आते जाते देखा? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तक तो ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर रखी है। तुम अपने बंगले पर जाओ। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। जगमोहन को माया की हत्या के बारे में बताया। इसका मतलब? जगमोहन के होंठों से निकला। उसकी हत्या करके उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो पावड़े के बारे में जानती थी लेकिन बता नहीं रही थी। यह काम पावड़े ने या विनय बरूटा ने किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि किसी को कैसे पता चला कि हमें उस पर शक हो गया है। देवराज चौहान बोला। संभव है माया ने खुद ही ये बात पावड़े को बताई हो और पावड़े को खतरा लगा हो
कि कहीं माया के चक्कर में वो पकड़ा न जाए, उसी ने माया को मार दिया। या पावड़े ने बरूटा को ये बात कही हो और बरूटा ने माया को मार दिया हो। बरूटा ने? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। बरूटा को हमसे अलग हुए 1.5 घंटा बीत चुका है। इतने वक्त में वो आसानी से माया के पास देवड़ी चाल पहुंच सकता था, उसकी हत्या कर सकता था। लेकिन लेकिन शायद बरूटा ने यह हत्या ना की हो। जगमोहन कह उठा। क्यों? बरूटा हमसे मिला और उसे वहां जाने की जल्दी नहीं थी। हम चाहते तो वो और भी रुक सकता था। तो क्या हो गया? अगर उसने माया की हत्या करनी थी तो वो हमसे अलग होने के बाद भी कर सकता था। इस वक्त हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि माया को पावड़े के बारे में पता था। जब माया ने पावड़े को हमारे बारे में बताया तो उसे लगा कि कहीं माया के सहारे हम उसके पास ना पहुंचे। ऐसे में पावड़े ने माया को खत्म कर दिया। पावड़े ने? बेशक रघु ने किया हो ये काम। इस वक्त रघु पावड़े एक ही हैं। देवराज चौहान ने कहा। माया की मौत के साथ ही पावड़े तक पहुंचने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि पावड़े और रघु दौलत के साथ मुंबई में ही कहीं मौजूद हैं। तुम कार को साइन की झोपड़पट्टी की तरफ ले लो। राजू के दारू के अड्डे से शायद कुछ मालूम हो जाए। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो बोला, वो आदमी जो अपना नाम गिरीश सोनी बता, जो पावड़े के फ्लैट पर मौजूद था? हाँ, जिसे हमने देवड़ी चाल में माया से मिलने जाते देखा, फिर रघु के घर जाते देखा। वो भी गड़बड़ कर सकता है जगमोहन। तुम्हारा मतलब उसने माया को मारा हो? संभव है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसने माया से पावड़े के बारे में जान लिया हो, परंतु वो ये नहीं चाहता हो कि हमें भी पावड़े के बारे में पता चले और उसे 26 करोड़ पावड़े से लेने में परेशानी हो। मतलब कि कहीं हम पावड़े के पास पहले पहुंचकर उससे दौलत ना ले लें। मेरे बारे में वो जान चुका है कि मैं असल में कौन हूं। ऐसे में उसे मेरा डर जरूर होगा। तुम ठीक कहते हो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके पास माया की जान लेने की पर्याप्त वजह है। उसने अपने बारे में नहीं बताया कि वो कौन है। देवराज चांद सोच भरे स्वर में बोला। लेकिन वो दृढ़ इरादों वाला इंसान लगा था मुझे। जो भी हो, हम पावड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि पावड़े का कोई खास दोस्त ना हो जिससे वो हर तरह की बातें कर लेता हो। देवराज चांद बोला। अगर है तो हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। पावड़े सप्ताह में 1-2 बार रज्जो के दारू खाने पर जाकर पीता था। स्पष्ट है कि वो अकेला नहीं पीता होगा। अकेले पीनी होती तो घर पर भी पी सकता था। वहां जरूर कोई ऐसा होगा जिसके साथ वो बैठता होगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जैम डिमोरा अभी तक इंडिया क्यों नहीं आया। सैम के मुताबिक जैम डिमोरा को अपने उन हीरे जवाहरातों से बहुत प्यार है जिन्हें पावड़े ले उड़ा। ऐसे में जैम डिमोरा को इंडिया पहुंचना चाहिए था। परंतु जैम डिमोरा ने इंडिया आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? वो ये जानता है कि इधर मैं और उधर बरूटा उसकी दौलत की तलाश में लगे। ना आने की ये वजह नहीं है। जगमोहन ने कार ड्राइव करते हुए सिर हिलाकर कहा। जैम डिमोरा ये भी जानता है कि जिस पावड़े ने उसकी दौलत लूटी वो पावड़े तब विनय बरूटा के साथ साथ काम कर रहा था। ऐसे में उसे इंडिया आकर बरूटा को सिर से पांव तक चेक करना चाहिए था। कड़ाई से उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, परंतु उम्मी खुराम कहता है कि वो नहीं आया अभी। हम जैम डिमोरा को ठीक से नहीं जानते कि वो कैसी आदतों का मालिक है। ऐसे मौके पर वो क्या सोचता है। लेकिन हम तो बिना वजह इस मामले में आ फंसे। हमारी वजह सोहनलाल है। सोहनलाल इस मामले में सिर से पांव तक फंसा हुआ है और जैम डिमोरा के कब्जे में है। अगर हमने उसकी दौलत तलाश करके उसे ना लौटाई तो वो सोहनलाल को खत्म कर देगा। अपनी कही बात में फिर कहता हूं कि सोहनलाल का बचाव इसी में है कि हम ही दौलत ढूंढकर जैम डिमोरा को वापस करें और सोहनलाल को वापस ले लें। अगर दौलत जैम डिमोरा के आदमी ने ढूंढ ली या विनय बरूटा ने तलाश कर ली या पावड़े खुद ही दौलत के साथ सामने आ गया तो सोहनलाल को बचा पाने का हक हम खो देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। यह खतरा तो बराबर बना हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम सोहनलाल को नहीं बचा सकेंगे? जरूर बचाएंगे, देवराज चांद ने दृढ़ स्वर में कहा।
अगर काम आराम से हो जाए तो ठीक, दूसरी स्थिति में सोहनलाल को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो जैम डिमोरा की बुनियाद तक उखाड़ देंगे। चलिए दोस्तों, मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि देवराज चौहान कब अपने मन का डायलॉग बोलता है। जरूरत पड़ी तो जैम डिमोरा की बुनियाद तक उखाड़ देंगे। अब बनी बात। खैर दोस्तों, कल मुझे लगता है कि मैं कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा। रिकॉर्डिंग तो 1 घंटे की थी, लेकिन उसके बाद मेरी जो वार्तालाप है वो उसे कम से कम अगले 30-32 मिनट तक ले गया। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आज, हालांकि आप सबके भरपूर कमेंट्स आए जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु आज मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट आप लोगों के कमेंट्स का उत्तर दूं कि 10 नहीं 15 मिनट में ही ये किस्सा समेटा जा सके। जिसका साफ स्पष्ट तात्पर्य ये है मेरा कि मैं जो धन्यवाद दूंगा और जहां पर कोई कॉन्क्रीट बात कहने वाली होगी वही कहूंगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि आप लोग, अब तक तो आप लोगों ने कहा कि ये बातचीत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगा, अपने अंदर से मेरे को आवाज आई, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाह। तो आज भी ठीक ठाक नंबर ऑफ कमेंट्स आ चुके हैं। ओके। हम्म। अरे यार, ये भाई का कमेंट, संतोष जी का कमेंट तो रह गया कल का। हाँ, 1 मिनट दीजिए जरा, मैं दोबारा से चेक करके देख लेता हूँ। तब तक हम दूसरा कमेंट देखते हैं कि अगले कमेंट्स पढ़ लेते हैं तब तक। अगला क्या था? आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं स्टोरी इज मोर इंटरेस्ट डीआरसी। सॉरी, नाउ स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग विद डीआरसी। देवराज चांद जी, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर जी, आपने हमारा कमेंट पढ़ा, मन को बहुत खुशी है हुई। देवराज चौहान के फैन है सुखदीप जी। सुखदीप जी, यहाँ सारी दुनिया देवराज चौहान की फैन है। वो कहता है ना, महफिल लगी हुई है यहाँ मोहब्बत करने वालों की। चलो, महेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच भाई, नाइस मेथड ऑफ नरेशन। थैंक यू भाई। पापा तिवारी बाबूजी, लखनऊ वाले बाबा जी कह रहे हैं वेलकम डियर ब्रदर, जय महादेव, इंतजार खत्म हुआ। धन्यवाद बाबा जी। विक्रम जी, कहानी के कितने पार्ट होंगे? देवीलाल सोलंकी जी, कहानी के कम से कम 10 भाग तो होंगे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। और वैसे भी अच्छा, अगर आप यूं कह रहे तो वो 2 पन्ने, 2 कहानी के भाग है। तो अगला है कमेंट लखनऊ वाले बाबा जी का। विक्रम भाई, स्टोरी में तेजी तो आ, आएगी ही, पर अब आपकी स्टोरी में तेजी आएगी। ब्राह्मण की दुआ से देखा होगा मेरे कमेंट जब से आने लगे हैं, आपके पास कमेंट करने वाले बढ़े गए होंगे। आई थिंक लखनऊ मिल रहा है, लखनऊ मिल रहा है। अच्छा ठीक है। भाई, देवी भाई की आवाज में मिमिक्री से निकालो, भारी आवाज में, क्योंकि आप चला मिमिक्री भी कर लेते हो। आपसे पता चला कि मिमिक्री भी कर लेते हो। ओके, गुड बाय। जय महादेव। जय महादेव प्रभु। मिमिक्री नहीं, अब मुश्किल हो जाएगी, और वैसे भी इससे आप लोगों का हो सकता है यू नो खराब हो जाए, क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रही सी बात आपके आने के बाद कमेंट करने वालों की, तो हो सकता है, लेकिन 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 भी छोड़ दूं ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आपके आने से पहले जो लोग कमेंट करते रहे हैं, ये उनके प्रति निरादर होगा।
तो इसलिए मैं अवश्य कहूँगा कि अगर ऐसा है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ किसी एक चीज़ पे वो नहीं होती। काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं गेम में। हाँ, हो सकता है कि कोई एक छोटा-सा लक का पार्ट हो। बाकी आपने कमेंट किया, धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आप स्वयं ही करते रहिए। अ, सॉरी, गलत हो गया, लखनऊ नहीं लक लिखा है। अच्छा, ठीक है। नहीं, नहीं, मैं समझ गया, धन्यवाद। आप सबकी दुआएँ चाहिए बस, लक अपने आप आ जाएगा। लगे रहो मुन्ना भाई, विक्रम भाई, वैसे पूरा नाम क्या है आपका? भाई विक्रम तोमर कहते हैं आपको, अपने आप को हम। धन्यवाद। आपका एपिसोड सुनाते हैं, दिल नहीं भरता तो 2-3 एपिसोड, आप एक एपिसोड सुनाते हैं, दिल नहीं भरता, 2-3 एपिसोड एक बार में। शैलेंद्र कक्कड़ जी कहते हैं, प्रभु क्षमा। नहीं यार, एक ही हो पाएगा। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, जिसकी ओडेक थी वो आ गया, अब मजा आ गया, देवराज चांद के बिना ऐसा। मतलब आपने लिखना चाहा था शायद, जिसका इंतजार था वो आ गया, अब मजा आ गया, देवराज चांद के बिना तो ऐसा था जैसे ढोल बिना शादी, ढोले ढोले बिना शादी, ढोल बिना शादी लिखा है इन्होंने। धन्यवाद अमर सिद्धू जी। शुक्ला पंकज कह रहे हैं, हेलो विक्रम भाई, पंकज शुक्ला भैया, अगर कमेंट इतने ही पढ़ रहे हो तो आप जो लिए अलग एपिसोड बनाओ, महान कृपा होगी। अरे पंकज भाई, निराश ना हो, मैंने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया है कल ही देखकर, और इसीलिए मैं गाड़ी अब तेज चला रहा हूँ। कमेंट कम, बातें कम, मुद्दे की बात ज्यादा, ठीक है? चलो, दिल पे नहीं लेते, कोई बात नहीं। मैनी मैनी थैंक्स सर। अमित भाई, धन्यवाद अमित भाई। अजय राजपूत जी कह रहे हैं, वाह क्या बात, सुपर, चार लाल दिल। धन्यवाद अजय राजपूत जी। अम, बहुत बेहतरीन विक्रम भाई, मुझे लगता है कि सुनाने कहानी का तो इंतजार करते हैं, अब आपके कमेंट्स पढ़ने का भी इंतजार कर। अच्छा, कहानी सुनने का तो इंतजार करते ही थे, अब आपके कमेंट्स पढ़ने का भी इंतजार करते हैं लगते हैं। देखो, ये देखो सनातन भाई ने कितनी हौसला अफजाई की है। धन्यवाद सनातन भाई, आपकी प्रशंसा का बहुत बहुत धन्यवाद। अम, ये वही है कि किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। अभी एक कमेंट पहले हमने देखा था, वो हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि थोड़ा यार समेटो इसे, क्या लगे हुए हो कमेंट पढ़ने। आप कह रहे हो कि कमेंट पढ़ने का ही एक एपिसोड बना दें। वैसे दोनों का आपका मिल रहा है, यानी कमेंट की, उन्होंने भी कहा कि अलग से कमेंट ही बना दो, तो मैं कमेंटों का ही एक वीडियो बना दूंगा फिर, है ना? हाँ, ये भी देख लेंगे, कोई नहीं। पर धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। पवन कुमार गोयल जी कह रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू पवन जी, वेरी नाइस ऑफ योर कमेंट। सागर सिंह कह रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड शाम को अपलोड करिए सर। क्षमा प्रभु, हम एक ही एपिसोड एक ही एपिसोड अपलोड कर पाता हूँ यार मैं। आजकल थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा हो गई है, घर की रोटी रोजगार भी चलाना होता है ना यार, समझा करो। शबीर भाई कहते हैं, भाई बना रामदेव भी कहानी में है क्या? भाई बना रामदेव भी कहानी में है क्या? क्या बात है, खुशी हुई सुन के। देवराज देवराज चांद अब अपने असली रंग में आ गया है, खैर नहीं दुश्मनों की। क्या वृत्तांत है देवराज चांद का शिकारी कहानी में, याद नहीं आ रहा। पर धन्यवाद शबीर भाई आपके कमेंट के लिए। रामदेव का क्या चर्चा है शिकारी कहानी से? भाई बना रामदेव भी कहानी में है। चलो कोई नहीं, धन्यवाद शबीर भाई आपके कमेंट के लिए। बारिक कालिम जी कहते हैं, कहानी के बाद आप सिर्फ 15 मिनट लीजिए बात करने के। जी हाँ प्रभु, मैंने नोट कर लिया है। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। विजय सैनी जी कहते हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, और मुझे जो है बचपन से ही नहीं दिखता, और मोबाइल के कीबोर्ड में एक ऑप्शन आता है वॉइस इनपुट है, मैं वहां से लिखता हूँ, जो बोलता हूँ लिख देता है अपने आप वॉइस इनपुट। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार रहेगा। धन्यवाद विजय जी। हाँ, मैं यही जानना चाहता था, धन्यवाद आपने बताया।
मिंटू शगु जी कहते हैं विक्रम भाई बचपन याद आ गया नॉर्मल सुनते हुए। हाँ, हो सकता है। हम सबका, मैंने आपको बताया था भारत का जो आज से 20-30 साल का पहले का भारत अलग भारत था, अब अलग भारत है। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए मिंटू भाई। आगे हैं कृष्णा भाई लिख रही हैं, बढ़िया कहानी, देवराज चांद कहने से मजा आने लगा है, क्या करेक्टर लिखा है अनिल मोहन जी ने, अपने पास से भी सोनलाल के लिए दौलत देने को तैयार है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, अच्छी दोस्ती का कृष्णा बहन यही मतलब होता है कि, और वैसे भी हमने देखा हुआ है अच्छी दोस्तियों के तो बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं इतिहास में। खैर, इस बारे में किसी और दिन करेंगे बात, मैं जरा बातों में लग गया तो फिर से आधा घंटा लग जाएगा कमेंट्स में। और आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बहन। सुशील त्यागी जी कहते हैं भाई जी थैंक यू, आप सच्चे सेवक हो, आप सबका मनोरंजन करते हो। जी धन्यवाद सुशील जी। हाँ, बस यही इच्छा है कि अपने मनोरंजन के साथ साथ आपका मनोरंजन भी हो जाए। कृष्णा बहन ने फिर मुद्रा राक्षस के ऊपर लिखा है, बहुत ही अच्छी कहानी और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। जी हाँ, कल अगला एपिसोड अवश्य आ जाएगा। बी आर चोपड़ा जी कह रहे हैं सतगुरु जी महाराज ब्लेस यू ऑलवेज विद गुड हेल्थ हैप्पीनेस, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी, बी आर चोपड़ा साहब। और सतगुरु जी महाराज आपको भी अच्छी सेहत और अच्छी खुशियां दें, सबको दें। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। गौरव कुमार पाटले कहते हैं आपकी प्रस्तुति इतनी अच्छी है भैया कि हर पुस्तक आपकी आवाज में सुनना अच्छा लगता है। हालांकि हमने सम्राट अशोक की कहानी सुनी है, देखी है, और आपकी आवाज में, लेकिन कहानी सुनने का अलग मजा है। वरना भारत एक खोज दूरदर्शन में देता था, संडे के दिन उसमें हमने देखा था, पर बहुत ही शानदार प्रस्तुति, आपका धन्यवाद 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 दो लाल देव। धन्यवाद गौरव भाई। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, वो तो मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में दिखाया हुआ सब कुछ है। बाकी ये कहानी अशोक तक तो जाती ही नहीं है, ये कहानी तो उससे पहले ही रह गई है, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य तक की रह गई है कहानी। पर हाँ, आपकी बात सही है। तो अगर आपने अमर मतलब संडे को आपने वो देखा है भारत एक खोज, तो मेरे ख्याल से आपने अमर चित्र कथा भी बहुत पढ़ी होंगी, फिर याद आया होगा, उन्हीं में से कहानियां निकालती हैं। खैर, ये मुद्रा राक्षस में से 2-3 कहानियां हैं जो अमर चित्र कथा में मैंने पहले पढ़ी हुई थी। चलिए, धन्यवाद गौरव भाई आपके कमेंट के लिए। ठाकुर आलोक जी कह रहे हैं विक्रम भाई सादर प्रणाम, आप बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी सुनाते हैं, आपके सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद आलोक ठाकुर भाई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको बार बार कमेंट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बाइक चलाते हुए कहानी सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं आपका पूरा वीडियो देख चुका हूँ। आप ऐसे ही हम लोगों का मनोरंजन करते रहिए, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, भगवान आपको भी दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे, सुखी रखे। और आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। हाँ, कभी 2 या 3 दिन में एक कमेंट कर दिया करो, वही बहुत है अपने लिए। बाकी आपने ये बड़ी हैरानी आई मुझे, आपने कहा मैं बाइक चलाते हुए, इतनी देर बाइक कैसे चला लेते हो आप? या लंबे ट्रैवल पे जब ऑफिस से आते या जाते वक्त हो सकता है, ठीक है, बताना इस बारे में भी कि बाइक पर कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब मैं बाइक चलाऊंगा तो जैसे जब इन वन गो ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट है ना, बाइक कहीं ना कहीं तो रुकी जाएगी जाकर। तो चलो, खैर धन्यवाद। अगला, अच्छा, फिर आपका कमेंट है मिस्ड कॉल गूगल गुरु ऑडियो बुक में है, सुना था पर अब मेंबर्स के लिए कर दिया गया। अरे प्रभु, मैंने वही तो कहा आपको कि जो जो नहीं है वही। हाँ, तो फिर इसलिए होगा, तभी मैंने मिस्ड कॉल को एंट्री दी थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ, 1 मिनट दीजिए, देखो अभी 10-12 मिनट हो गए फिर भी।
गौरव का एक और कमेंट आया है, भैया कितनी सारी कहानी डाले हो आप, ये बहुत शानदार कहानी है। 100 माइल्स की पहले की कहानी है, जब कि मैं आपके पोस्ट में दिखाई नहीं हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा है, सॉरी यार मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। 100 माइल्स की पहली ही कहानी है, जबकि मैं आपका पोस्ट में दिखाई नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कहानी में पढ़ चुका हूँ, मगर आपकी आवाज़ में सुनना अच्छा लगता है। धन्यवाद गौरव भाई। हाँ, ये दोनों 100 माइल्स और डॉन जी एक दूसरे का अगला पार्ट है। तो खैर, अच्छा लगा, आपको अच्छी लगी ये कहानी, ये जानकर धन्यवाद। शब्बीर भाई का कमेंट है, विक्रम भाई आंख से एक बात कहनी थी कि अब आपके लिए मैदान खाली पड़ा है। धड़ाधड़ नए पुराने नॉवेल्स अपलोड करते जाइए, क्योंकि जो महाशय पहले कहानी सुनाते थे उनके चैनल पर अब एक भी कहानी पूरे के पूरे एपिसोड नहीं है। सिर्फ हर कहानी का पहला एपिसोड ही उपलब्ध है, बाकी सुनने हो तो पैसे दो और सुनो, मतलब आप उनके सुनाए हुए एपिसोड भी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। धन्यवाद शब्बीर भाई, पर कहाँ अपनी स्पीड वही रहेगी, एक एपिसोड पर डे। ये लिमिटेशन तो रहेगी। हाँ, ये है कि अगर कोई ऐसा है जो उनके पास है तो भी हम चढ़ा देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो पहले जो अपना वाला कोटा है वो तो पूरा करें हम, बाकी की बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो। आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। हालांकि एक और कमेंट आपका आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। आपने दूसरा कमेंट लिखा है, विक्रम भाई वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति उपन्यास, क्या ही उसके 5 संस्करण हैं, क्या आप संक्षिप्त में उसकी समीक्षा कर सकते हो? वैसे वेद प्रकाश शर्मा जी ने भी बहुत सारे यादगार किरदार गढ़े हैं। विजय विल्का, विकास अल्फांसो और एक बंदर भी है, और उन्होंने तो अपने उपन्यास में जेम्स बॉन्ड को भी शामिल किया। वैसे हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी खामी है, हम फिल्म की काल्पनिक कहानी के तो मजे लेकर देखते हैं और सब हजम ही कर जाते हैं। उपन्यास में कोई किरदार जो ओवर द टॉप हो तो उसे पल्प फिक्शन और सस्ता मनोरंजन कहकर नकार देते हैं। वही विदेशों में वही पल्प फिक्शन के लेखकों को पूरी दुनिया में धूम मचा दी, उससे ज्यादा तर उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं। जेम्स बॉन्ड पर भी तो पल्प फिक्शन का ही किरदार है, वो अपने काम के प्रति वफादार है लेकिन हर औरत से फ्लर्ट करता है, और हमारा देवरा चौन तो हर मायने में जेम्स बॉन्ड से बेहतर है। उसका चरित्र बहुत पवित्र है, गलत काम करता है लेकिन इंसान बुरा नहीं है, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता फिर भी गलत फायदा नहीं उठाता। आप क्या सोचते हैं, बताने का कष्ट जरूर करें जब भी आपको वक्त मिले। और एक आपके चैनल से कुछ बेहतर और अलर्ट हुए सुनने की उम्मीद रखते हैं। आप मैदान में डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद शब्बीर भाई। आपने 3-4 सवाल पूछे हैं, मैं बारी बारी से उनका उत्तर देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं देवकांता संतति पे। दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, काम की जानकारी देने लगा हूँ इसलिए। देवकांता संतति, पहली बात तो देवकांता संतति के 5 भाग नहीं है शब्बीर भाई, 12 भाग हैं, और आपके भाई के पास 12 के 12 उपलब्ध हैं। चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन ऐसे वही है कि रोज का एक एपिसोड तो पता नहीं कब आएगी बारी। देवकांता संतति जो है, ये शब्द अर्थशास्त्र से लिया गया है। अर्थशास्त्र में 12 प्रकार के पुत्रों की उत्पत्ति का जिक्र है। अब उस 12 का इस 12 से कोई ताल्लुक नहीं है। देवकांता संतति के 12 वो हैं, वहां पर देवकांता संतति एक प्रकार के पुत्र की उत्पत्ति का नाम है। देवकांता संतति यानी देवकांता अर्थात जो देव की पुत्री को पुत्र प्राप्त हुआ हो उसकी देवकांता संतति। ठीक है, हाँ। पर ये शब्द मैं कह रहा हूँ कि इसका ओरिजिन उधर से हुआ है। अब ये देवकांता संतति जो है, ये तो हम लोगों ने वो देखा था ना, चंद्रकांता, आप सब ने, हम सब ने देखा होगा, मेरे यक पिताजी, वो वाला। तो उस तरह का इसमें तिल से मिल से और वो सब है, जादू टोने, इधर से गायब उधर से निकला, ये हो गया वो हो गया, क्या नाम था उसका, शिवदत्त और वो
अरे यार, कैरेक्टर्स कैसे भूल गया मैं। वो पंकज धीर ने किया था, वो जो सांप का जहर पीता था जो। अरे, चलो खैर कोई नहीं। तो खैर, हाँ, तो देवकांता संतति आइडिया अच्छा है, लेकिन पता नहीं कितने लोग उसे पसंद करेंगे। अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन कम से कम कितने पर रखें? 10 लोग है ना? कम से कम 10 लोग कहते हैं तो मुद्रा राक्षस के बाद हम देवकांता संतति शुरू कर लेंगे। चलिए ठीक है, बाद आ रहा, 10 लोग कह दें बस। अगला प्रश्न या अगली बात, पल्प फिक्शन। हाँ, मैं तो, अरे शब्बीर भाई, आपने फिर मुझे लग रहा है मेरे सारे कमेंट्स नहीं सुने। मैं तो इस बात का आई एम एन आर्डेंट बिलीवर कि यार, व्हाट इज पल्प फिक्शन? एवरीथिंग इज पल्प फिक्शन। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, मेरे लिए वो दूसरी चीज पल्प फिक्शन है। फॉर मी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज पल्प फिक्शन। आप कैसे कह सकते हो कि ये पल्प फिक्शन नहीं है और वो पल्प फिक्शन है? केवल इसलिए कि इसमें थोड़ा सा जीवन से हटकर जीवन को खुशी देने वाली बात कही गई है कि नहीं? जब हम ये कह देते हैं कि अब देवराज चौहान हर लॉकर को तोड़ लेता है कैसे ना कैसे, है ना, उसमें थोड़ी सी लीप ऑफ फेथ होती है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो। तो बस इसी को पल्प फिक्शन कह देते हैं ये लोग। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि इन्होंने, अरे, ये हैरी पॉटर क्या है? जेम्स बॉन्ड तो चलो बहुत पीछे हो गया, हैरी पॉटर क्या है? ये वो पल्प फिक्शन नहीं है? और आप देखो दुनिया कैसे बदल गई। हैरी पॉटर की जो लेखिका है, वो अपने, जो क्या कहते हैं उसे, अपने, जब उसने लिखना शुरू नहीं किया था, ठीक है, जेके, वो बंदी भूख से मर रही थी, अपने बच्चों, सिंगल मदर थी, एंड शी वाज नॉट एबल टू मेकअप, कि अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रही थी वो। जस्ट दैट उसकी एक कहानी क्लिक हुई, और फिर उसने आगे बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, और आज देख लो एक पूरा का पूरा, क्या कहते हैं उसे, हैरी पॉटर यूनिवर्स है। तो हाँ, फिल्में तो बहुत बनती हैं। और हमारी कहानी में अब वेद प्रकाश जी की कहानी थी, वर्दी वाला गुंडा। हमारी 85 फिल्में हैं जो उससे प्रभावित हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना, कि हमारे यहाँ शोषण बहुत ज्यादा है। तो किसी आदमी ने 20 रुपए की किताब खरीदी और उसे पढ़ लिया, और उसे पढ़कर सब कुछ वैसा ही टेप कर, क्योंकि वो पहले से एक बड़ा आदमी है, बड़ा कहानीकार है, कोई भी होगा, वो ले गया होगा कि सर ये देखो, ये मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, इस पे हम अपनी अगली फिल्म बेस्ड कर लेंगे। उसने 2 लोगों को सुनाई होगी, क्योंकि उन लोगों ने वेद प्रकाश शर्मा जी की कहानी को पल्प फिक्शन कहकर, नजर से, पहली बात तो रेलवे स्टेशन आते ही नहीं होंगे जहां वो मिलती होंगी। आते भी होंगे तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ते होंगे, अपने लिमिटेड टाइम पर आते होंगे जब ट्रेन आती होगी। तो 4 कुलियों के साथ आते होंगे, ना इधर उधर रुकना, ना, उन्हें पता भी नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन पर रुकने, वेट करने का, उतरने का स्वाद क्या होता है कि नहीं? तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि कोई ऐसी कहानी है। उन्हें लगा होगा कि बहुत ओरिजिनल लिखा है इस आदमी ने। आप इस बात को टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर ना सिर्फ इतना सर्च मारिएगा, बॉलीवुड कॉपीड सॉन्ग्स, और आप देखते जाइए। हो सकता है आपको थोड़ा रिपीट देखने को मिले, इतना आप यकीन मानिए, जो गाना आप कहें ना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आपको उसका कोई ना कोई पुराना मिल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि वो गाना कहीं ना कहीं से हमारी फिल्म वालों ने टेपा है। फिर भले वो पाकिस्तानी फिल्मों का हो, फिर भले वो पाकिस्तान के जो अदरवाइज सिंगर्स थे, फतेह अली खान साहब जैसे, इस तरह जैसे, या फिर ईरान की फिल्मों का, इटली की फिल्मों का, हॉलीवुड का, और कहीं का, और नहीं तो अफ्रीका के गानों को उठाकर उसकी धुनों पर गाने बनाए हुए हैं। तो खैर, तो हाँ, हमारे यहाँ किसी चीज की जेन्युइनिटी को हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो किसी बड़े आदमी की तरफ से ना भेजी जा रही हो, ऐसा दिखा करके जेन्युइनिटी है। बाद में हमें
पता चलता है आजकल की तरह कि अरे ये जेन्युइन नहीं था, और किसी छोटे गरीब आदमी ने, कम रिकॉग्नाइज्ड आदमी ने लिखी, उसे कोई पहचानता नहीं है। ये हमारे समाज में कमी है, इसके साथ हमें जी रहे हैं और जीना पड़ेगा, खैर। और हाँ, देवराज चाहन और जेम्स बॉन्ड, भाई वो अपनी अपनी सभ्यता का फर्क है शब्बीर भाई। उन लोगों की सभ्यता में वैसी बातें पसंद की जाती हैं, उन्हें वैसा कैरेक्टर पसंद आता है। हमारी सभ्यता में हमें इस तरह की बातें पसंद हैं, हमें ये कैरेक्टर पसंद आता है। ठीक है ना, हम सब देवराज चौहान को जी रहे हैं तो इसीलिए जी रहे हैं ना, क्योंकि हमें वो बातें पसंद है उसकी, कि ऐसा होना चाहिए एक आदमी को। तो इतना ही फर्क है बस। वो उन्हें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है। फिर आपने है तो मिले तो और एक चैनल से ही कुछ, जब भी आपको वक्त मिले, और एक आपके एक चैनल से ही कुछ बेहतर और हटके सुनने की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, कि आपके ही एक चैनल से सुनने की उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी भी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी जितना भी अच्छा हो सके वो मैं आपको सुनाता रहूं। चलिए, मैंने कमेंट्स खत्म कर दिए और अपनी बातों से मैंने फिर भी टाइम ले ही लिया, हालांकि मेरी कोशिश थी कि कम टाइम लगे। क्षमा कीजिएगा। आज भी मैंने 24 मिनट ले लिए, 6 मिनट कम किए फिर भी आधे घंटे में से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके कमेंट्स का, इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स। अगर किसी का कोई कमेंट रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, डकैती का जादूगर पार्ट 8 में, कल को। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जय हिंद, वंदे मातरम।